हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूनिट 4 को स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका क्या नाम है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ओके, आज से हम लोग 4th यूनिट को पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा करके आपके सिलेबस में नाम दिया गया है। ठीक, अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जो ये यूनिट 4 है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट यूनिट है। इसको जैसे ही हम लोग फिनिश करेंगे, हम लोग का स्पेक्ट्रोस्कोपी भी फिनिश हो जाएगा। क्लियर। और इससे पहले हम लोग जो इसका पार्ट ए था पेपर सेकंड का, क्वांटम मैकेनिक्स, उसको बहुत ही पहले हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ठीक, जल्द ही आपका पेपर सेकंड कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक, और अगर पेपर फर्स्ट की बात करिए तो पेपर फर्स्ट में क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग फिनिश ही कर चुके हैं। साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी तीसरे चैप्टर का आधा पार्ट फिनिश कर चुके हैं। आधा पार्ट बचा है तीसरे चैप्टर का और 4th चैप्टर बचा हुआ है। जल्द ही मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को भी फिनिश कर दूंगा। ओके, अब देखिए, जैसे हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, वैसे ही आज इस 4th चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि आगे जो इस चैप्टर में पढ़ना है, हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे प्रॉब्लम को फेस करना है। ठीक, तभी आइडिया रहेगा अगर आपके पास, तो आपको आगे जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो देखिए ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है यूनिट 4, ये किसका है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, इसका हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाए थे और उसमें आप देखे भी होंगे कि क्या होता था। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग कहते थे कि अगर मान लीजिए कोई मैटर है और क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ये ईएम वेव आ रही है, तो ईएम वेव का जो इस मैटर के साथ इंटरेक्शन होता था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। लिखे थे हम लोग ना कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें क्या करते हैं, मैटर का ईएम रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, मैटर में मान लीजिए ये एटम्स वगैरह को मिला के बना होगा, या आप ऐसे कहिए अगर ये मैटर क्या है, अपने एटॉमिक स्टेट में है। ठीक, तो क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे देखिए मान लीजिए इस मैटर पे लाइट गिर रहा है, लाइट का ये ईएम वेव का रेडिएशन हो रहा है, तो ये क्या क्या कर सकता है, इस मैटर के अंदर एटम होंगे। अगर एटॉमिक स्टेट में हम बात करें तो ये इसके मैटर के अंदर एटम है। ठीक, तो ये जो एटम है ये क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट इसमें से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उस दरमियान हमको क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, और ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इमिट भी कर सकते हैं। उस दरमियान हम लोग को क्या मिलेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। ठीक, ये सब चीज़ें हम लोग पीछे पढ़े थे। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये जब मैटर अपने एटॉमिक स्टेट में है, उस टाइम हमको ये दोनों स्पेक्ट्रा मिल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन और इमिशन। तो इस तरीके के स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। इस तरीके के स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक, और आपको ये भी बताया था कि जो स्पेक्ट्रा होता है वो हर एक एटम का क्या था, यूनिक होता है। स्क्रीन पे जब इंट्रोडक्शन बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो वहाँ पे दिखाया था इस स्क्रीन पे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे कई सारे लिए थे, सोडियम वगैरह का, कि सबका जो स्पेक्ट्रा था क्या था, यूनिक था। जैसे हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट जो होता है यूनिक होता है, वैसे हर एक एटम का क्या होता है, स्पेक्ट्रा भी यूनिक होता है। ठीक, अगर हमको एटम के स्पेक्ट्रा के बारे में जानकारी लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि कौन सा एटम है। ठीक, अगर हमको ये पता लग जाए कि पर्टिकुलर एटम इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इस वेवलेंथ की लाइट को इमिट कर सकता है, तो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये एटम जो है उसका क्या होगा, ये नाम होगा, या ये इस वेवलेंथ की लाइट को इमिट कर रहा है तो इस एटम का नाम ये होगा। ऐसे कह सकते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है, जब फॉर्म भरते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करके अपलोड किया जाता है, और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है, फिर दोबारा से रीस्कैन वगैरह करा के चेक किया जाता है कि आप हैं कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है वो क्या किया, आपके डेटा को कलेक्ट कर लिया है। ठीक, और फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वेरीफाई कर लेता है, तो उसे अगर मैच कर गया आपका फिंगरप्रिंट किससे, जो अपलोड किए गए फिंगरप्रिंट से है, तो मान लिया था कि हाँ आप ही हैं, आपकी पहचान हो जाती है। उसी तरीके से अगर हमको पता लग जाए कि इस एटम का ये स्पेक्ट्रा होगा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब ये एटम इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो आगे अगर हम लोग को कहीं मिले तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो एटम है इस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब किया है, तो वो क्या होगा, ये पर्टिकुलर एटम होगा। ठीक, जैसे इंसानों की पहचान, वैसे स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम लोग एटम वगैरह की पहचान कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है चीज, ये सब मैं वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक, तो ये तो जब हम लोग को एटॉमिक स्पेक्ट्रा कम मिल रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं कि ये मैटर क्या है, अपने एटॉमिक स्टेट में है, तो उस दरमियान जब ये क्या हो रहा है, ईएम रेडिएशन का इसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम लोग को एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिल रहा है।
देखिए जो स्पेक्ट्रा ये मिल रहा था, इसको हम लोग ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। क्यों ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा कहते हैं, अभी इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। ठीक, आप अपना बुक पलट रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये मिला होगा, आप सोच रहे होंगे सर ने इसको बताया नहीं है। ठीक, तो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा देखिए होता क्या है, जब हम लोग पहला और दूसरा चैप्टर स्टडी कर रहे थे तो उस दरमियान हम लोग क्या कर रहे थे, कैसे स्पेक्ट्रा को स्टडी करते थे, ऐसे डिफरेंट एनर्जी स्टेट बनाते थे। याद आ रहा है ना, एल्कली और एल्कलाइन एटम के केस में ऐसे लिखते थे 2p, ऐसे करके लिखते थे हाफ 2p, ऐसे करके फिर यहाँ 3/2 ऐसे करके डिफरेंट स्टेट, और यहाँ क्या लिखते थे 2s हाफ ऐसे करके लिखते थे, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वगैरह ऐसे हम लोग कराते थे। याद आ रहा होगा। ठीक, तो इस दरमियान देखिए जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, जो एटम्स थे उसके बैलेंस सेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन था, वही क्या कर रहा था, या तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में जाता था, या तो हायर एनर्जी से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता था, या तो लोअर एनर्जी से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता था। तो जब हायर से लोअर में आएगा तो इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा, अब जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर जा रहा है, तो उस दरमियान हम लोग को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता था। ठीक, तो ये किसके वजह से होता था, ये जो स्पेक्ट्रा मिलता था ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो देता था। इसको से इसको हम लोग क्या कर देते थे, इसको क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा, क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पेक्ट्रा वगैरह मिल रहा है वो क्या हो रहा है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से मिल रहा है। ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन बोले तो आउटर मोस्ट सेल बोले तो बैलेंस सेल में बैठे इलेक्ट्रॉन की वजह से मिल रहा है। क्लियर है चीज, क्या क्या अभी तक मैं बताया कि मान लीजिए ये ईएम रेडिएशन है, ये मैटर के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, मैटर अपने एटॉमिक स्टेट में है, तो उस दरमियान क्या होगा, या तो ये जो एटम है वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट करेगा, तो जब एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इमिट करेगा इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा, और इसी को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसी को ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा भी कहा जा सकता है। क्यों ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा कहा जाता है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा तब हम लोग को मिल रहा है जब क्या हो रहा है, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन मतलब जो बैलेंस सेल में बैठा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, बैलेंस सेल में बैठा इलेक्ट्रॉन या तो हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप कर रहा है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप कर रहा है। तो इस दरमियान हम लोग को क्या मिल रहा है, स्पेक्ट्रा देखने को मिल रहा है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस वजह से ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर जो पढ़े थे उसको एक्सरे स्पेक्ट्रा कहते थे। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या था, एक्सरे स्पेक्ट्रा इस ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा से अलग था। इस ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में हम लोग क्या करते थे, एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन को भेज देते थे। एक ऑप्टिकल क्या करते थे, जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन था उसको एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में क्या करते थे, भेज देते थे। लेकिन एक्सरे में ऐसा नहीं होता था। एक्सरे स्पेक्ट्रा में क्या होता था, याद करिए मैं जब बताया था उसमें हम लोग क्या करते थे, एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप याद करिए क्या करते थे, उस इलेक्ट्रॉन को इन्फानाइट में भेजते थे जहाँ पे सेल एग्जिस्ट न करे। ठीक, और साथ ही साथ एक्सरे स्पेक्ट्रा में हम लोग क्या करते थे, इनर इलेक्ट्रॉन को निकालते थे। इनर इलेक्ट्रॉन निकलता था तब वहाँ ट्रांजिशन होता था, तब हम लोग को क्या मिलता था, स्पेक्ट्रा मिलता था। ठीक, अगर आप मेरा लेक्चर देखे होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम लोग एक्सरे स्पेक्ट्रा जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि मान लीजिए ये आके टकरा रहा है यहाँ पे, ठीक, ये एक्सरे फोटोन आके टकरा रहा है यहाँ पे। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, निकल गया, होल क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे क्या होता था, ये एल सेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ आके के सेल की वैकेंसी को फिल करता था, तो हम लोग को के अल्फा लाइन वगैरह मिलती थी। याद आ रहा है। तो एक्सरे के केस में क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन मतलब इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, स्पेक्ट्रा वगैरह मिलता है। लेकिन जो इसमें होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, इसमें क्या होता है, इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से हम लोग को क्या मिलता है, स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक, और इसमें एक्सरे स्पेक्ट्रा में क्या होगा, एक्सरे स्पेक्ट्रा में क्या होता है, एक्सरे स्पेक्ट्रा में इनर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकलता है, फिर उसके ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वहाँ क्या करेगा, कुछ जंप करेगा, उस वैकेंसी को फिल करेगा। तो इस तरीके से हम लोग को कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम वगैरह मिलता था। ये चीज़ आप देखे होंगे, मैं आपको जब पढ़ाया था कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक तो उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन किया था। ठीक, ये जब इनर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ जंप करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक रे वगैरह हम लोग को मिलेगा। ठीक, तो अभी तक हम लोग दो तरीके के स्पेक्ट्रा की जानकारी रखते हैं, किसकी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की और किसकी, एक्सरे स्पेक्ट्रा की। ठीक, एक्सरे स्पेक्ट्रा में जब एब्जॉर्प्शन होता था तो क्या होता था, ये के मतलब के सेल का बैठा इलेक्ट्रॉन न तो एल सेल में जाता था नहीं तो एम सेल में जाता था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ फिल रहता था, जिसको
ऐसे स्टेट में भेजना पड़ता था जहाँ पे क्या, ऐसे जगह भेजना पड़ता था जहाँ क्या कोई सेल इनहाइटिस करे, और उसी को हम लोग इन्फिनिटी कहते थे। तो इस वजह से वहाँ पे एक्सरे स्पेक्ट्रा के केस में, एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के केस में हम लोग को एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखने को मिला था, याद होगा आपको। ठीक, तो ये दो तरीके के स्पेक्ट्रा से हम लोग फेमिलियर हैं। आप करेंगे हाँ सर। ठीक, अब जो नए तरीके के स्पेक्ट्रा हम लोग को पढ़ना है, ये क्या है, ये जो स्पेक्ट्रा है ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है। ठीक, अब तक जो बताया समझ में आया। क्या क्या अब तक हम लोग पढ़े थे, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा या पैसे कहिए एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़े थे, जब मैटर का इंटरेक्शन, मैटर के एटॉमिक स्टेट में होने के, ऐसे कहिए जब मैटर अपने एटॉमिक स्टेट में था उस दरमियान जब उसका ईएम वेव से क्या हो रहा था, इंटरेक्शन हो रहा था, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिला था। और जब क्या हो रहा है, ये एक्सरे स्पेक्ट्रा हम लोग को मिल रहा है, जब इनर इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या हो रहा है, निकल रहे हैं वहाँ से, ट्रांजिशन वगैरह हो रहा है, मतलब जो स्पेक्ट्रा इनर इलेक्ट्रॉन के जंप वगैरह करने से क्या हो रहा है, मिल रहा है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सरे स्पेक्ट्रा के केस में क्या होगा, जो ट्रांजिशन वगैरह होगा वो इनर मोस्ट पार्ट में होता है जिसके वजह से स्पेक्ट्रा मिलता है हम लोग को, और जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा होता है उसमें एटम के आउटर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, ट्रांजिशन वगैरह होने के हेल्प से हमको स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक, अब देखिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि जब मैटर क्या हो, अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में हो, मतलब अब हम लोग को मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करना है। तो अब क्या कहेंगे कि एटम अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा, और मॉलिक्यूलर स्टेट में होने का मतलब मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से अधिक एटम का क्या होता है, कलेक्शन होता है, या दो या दो से अधिक एटम को मिला के मॉलिक्यूल बनता है। ये चीज़ आपको पता है, जैसे H2 हो गया, HCl हो गया, ठीक, HBr हो गया, क्लियर, N2 हो गया, O2 हो गया, क्लियर है चीज। तो ऐसे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मॉलिक्यूल ऐसे कुछ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन, एक क्या है क्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड, दो नाइट्रोजन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम है। ऐसे आप पढ़े हैं, केमिस्ट्री का पार्ट है तो इंटर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या रहेगा, अब जो ये मैटर है वो अपने किस स्टेट में है, ऐसे स्टेट में है, वो स्टेट क्या है, मॉलिक्यूलर स्टेट में है जिसमें सिंगल एटम नहीं है, उसमें दो या दो से अधिक एटम प्रेजेंट हैं। अब उसके साथ क्या करना है, ईएम वेव का जो इसका इंटरेक्शन हो रहा है उसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अब हम लोग का मैटर मॉलिक्यूलर स्टेट में रहेगा, उस मैटर के मॉलिक्यूलर स्टेट में रहने पर ईएम वेव अगर गिर रहा है तो किस तरीके की स्पेक्ट्रा मिलेगी, उसके बारे में हम लोग को अब पढ़ना है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो मैटर था वो क्या था, एटॉमिक स्टेट में था, तो क्या हो रहा था, हम लोग को एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह मिल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरे के केस में गए तो मैटर के इनर मोस्ट पार्ट से, मतलब मैटर एटॉमिक स्टेट में था लेकिन इनर मोस्ट पार्ट्स के वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे इनर मोस्ट पार्ट की वजह से ट्रांजिशन वगैरह हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोग को एक्सरे स्पेक्ट्रा मिल रहा था। ठीक, लेकिन अब क्या होगा, जो मैटर होगा वो अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो देखिए मान ले रहे हैं एक डाई एटॉमिक कोई मॉलिक्यूल है। ठीक, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो दो न्यूक्लियस होंगे और इसके चारों तरफ क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कुछ ऐसे होगा। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो सकता है, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो सकता है। होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब क्या, जो एटम्स हैं, जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों क्या हो, सेम एटम के हों। जैसे अगर H2 हम यूज़ करते हैं तो ये दोनों जो न्यूक्लियस होगा क्या होगा, सेम एटम का होगा, हाइड्रोजन का होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। या अगर हम N2 यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, जो ये होगा दोनों न्यूक्लियस होगा, N क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का होगा, तो उस केस में भी इसको क्या कहेंगे, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ऐसे ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तब भी क्या होगा, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा। ठीक, लेकिन अगर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं तो एक न्यूक्लियर किसके एटम का होगा, हाइड्रोजन का, और एक किसके एटम का होगा, ब्रोमाइड का। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, हेट्रो न्यूक्लियर। ठीक, क्या कहेंगे, हेट्रो न्यूक्लियर कहेंगे। ठीक, अगर ये सेम रहेगा तो क्या कहेंगे, होमो न्यूक्लियर है, और अगर अलग अलग है तो क्या कहेंगे, हेट्रो न्यूक्लियर है। ठीक, तो अब देखिए मॉलिक्यूल क्या होगा, कुछ इस कंडीशन में रहेगा। तो जब एटम क्या था, अकेला था, तो उस टाइम कुछ ऐसा हो रहा था, उसके पास इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हम लोग को ट्रांजिशन देखने को मिलता था, और इसको हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कहते थे। ये जो एनर्जी लेवल था इसको क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एनर्जी कहते थे। मतलब ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन के
इलेक्ट्रॉन में एनर्जी के डिफरेंस वगैरह के वजह से क्या हो रहा था, ये स्टेट वगैरह मिल रहा था, या इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल में जंप वगैरह करने से ये ट्रांजिशन हम लोग को मिल रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए, इस एटम के साथ भी इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के साथ भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिलेगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट वाला कंडीशन मिलेगा। ठीक, तो एक तो एनर्जी इस केस में हम लोग को कैसे मिलेगी, इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की तरह एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इस एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बस यही नहीं, इसके पास क्या है, और भी दो चीज़ें हैं। एक क्या है, मान लीजिए इन दोनों एटम का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, उससे पास होने वाले एक्सिस को मैंने ड्रा कर दिया। ठीक, इस एक्सिस के अबाउट इनका रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, इस एक्सिस के अबाउट इनका रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। तो एक एनर्जी क्या मिली, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की एनर्जी मिली। दूसरी एनर्जी क्या मिल सकती है, रोटेशनल एनर्जी मिल सकती है। दूसरी एनर्जी क्या मिलेगी, रोटेशनल एनर्जी मिलेगी। और तीसरी एनर्जी क्या हो सकती है, ये क्या करें, ये जो ज्वाइन है इसको क्या करते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कर सकते हैं। ठीक, इसमें इसके ऐसे क्या करें, इसका वाइब्रेशन हो, जिसका मतलब एक हम लोग को यहाँ से वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्या होगी, मिलेगी। ठीक, वाइब्रेशनल एनर्जी भी क्या होगी, हम लोग को मिलेगी। ठीक, क्या समझे आप, जब एटम था तो हम लोग को बस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एनर्जी की बात करते थे, और उसके वजह से क्या करते थे, स्पेक्ट्रा की बात करते थे। लेकिन जब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होगा, उनका जो न्यूक्लियस होगा आपस में कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो जब न्यूक्लियस आपस में जुड़ा है तो अब देखिए, हर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन का कुछ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का एनर्जी होगा, जिसको वजह से हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा। फिर ये जब आपस में जुड़े हुए हैं इस बॉन्ड से, तो क्या होगा, इनका क्या होगा, दोनों का एक सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनका क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी होगा, और ये क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो इनका क्या होगा, एक वाइब्रेशनल एनर्जी होगा। मतलब अब हम लोग को तीन तरीके के स्पेक्ट्रा इसके अंतर्गत मिलने वाला है। पहला स्पेक्ट्रा क्या, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की वजह से मिलेगा। ठीक, दूसरा स्पेक्ट्रा क्या होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा, जो रोटेशनल एनर्जी की वजह से मिलेगा। और तीसरा स्पेक्ट्रा क्या होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा, जो वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से मिलेगा। किसकी वजह से मिलेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी की वजह से क्या होगा, मिलेगा। क्लियर है चीज। अब देखिए कब कब कौन सा मिलेगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट वाला स्पेक्ट्रा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इनके अंदर जब होगा तो कैसा स्पेक्ट्रा मिलेगा, तो ये कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब ये क्या कर रहे हों, यूवी रेडिएशन, या ऐसे आप कहिए विजिबल लाइट को क्या कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब या इमिट कर रहा हूँ। मतलब अगर इनके ऊपर ईएम वेव का रेडिएशन गिराया जा रहा है तो ये क्या करें, यूवी या विजिबल रेंज के लाइट को अगर क्या करें, एब्जॉर्ब या इमिट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा। और अगर ये क्या कर रहे हों, ये माइक्रोवेव की वेवलेंथ को या एनर्जी का, ये जो क्या कहिए, माइक्रोवेव के वेवलेंथ या एनर्जी क्या होगा, ऐसे रिलेशन होता है ना, तो आपको कंफ्यूज कोई होना नहीं चाहिए, वेवलेंथ क्या है, एनर्जी क्या है। ठीक, अगर ये माइक्रोवेव के रेंज की क्या करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे, या वेवलेंथ क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, इमिट करेंगे, तो उस दरमियान जो हम लोग को स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। और अगर ये इंफ्रारेड के रीजन का क्या कर रहे हैं, अगर एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उस दरमियान जो हम लोग को स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा। बात समझ में आया, क्या समझ में आया। अभी तक हम लोग जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ते थे तो बस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की वजह से हम लोग को क्या मिलता था, एक स्पेक्ट्रा मिलता था। लेकिन अब जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल जो होंगे उनके जो एटम्स हैं, उनका एटम्स का जो न्यूक्लियस होगा आपस में कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, किसी न किसी बॉन्ड से क्या होगा, आपस में क्या होंगे, बंधे होंगे। जब उनके बीच बॉन्डिंग होगा तो बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, अब तीन तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये तीन तरीके की एनर्जी रख सकते हैं। एक, अगर एटम को इंडिविजुअली देखा जाए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की एनर्जी दोनों रख सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, ये इसके अबाउट इनका जो सेंटर ऑफ मास है उससे पास होने वाले एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, तो रोटेशनल एनर्जी रख सकते हैं। और तीसरा क्या, ये वाइब्रेट कर सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो तीसरा क्या हो सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की एनर्जी कब होगी, जब ये क्या करें, हम कब कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की एनर्जी रख रहे हैं, जब ये जो रेडिएशन है क्या करें, या तो अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करें या इमिट करें। और इसी तरीके से ये रोटेशनल कब मिलेगा, जब ये माइक्रोवेव के आधार की लाइट को क्या करें, एब्जॉर्ब या इमिट करें। और ये हम लोग को वाइब्रेशनल कब मिलेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा तब मिलेगा जब क्या हो, ये इंफ्रारेड की लाइट को इमिट या एब्जॉर्ब करें। ठीक, तो इस तरीके से तीन तरीके के स्पेक्ट्रा को इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट वाला, रोटेशनल वाला, वाइब्रेशनल वाला। ठीक,
क्लियर है चिन्ह। तो अब मैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, आगे आने वाले चैप्टर में इन सब चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, बात समझ में आना क्या क्या अंतर है। अगर सिंगल ये रहता, इसको हटा दिया तो ये सिंगल एटम है, तो ये क्या करेंगे, बस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की नज़र रखेंगे। ये जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वगैरह हो रहा है, वैसे अभी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वगैरह होगा, तो बस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का क्या होगा, इनके पास स्पेक्ट्रा रहेगा। लेकिन अगर क्या होगा, इनको आपस में जोड़ दिए तो इनका कहीं न कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक, सेंटर ऑफ मास होगा कहीं न कहीं इनका, तो उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ अच्छे, तो रोटेशनल एनर्जी भी होगा। और जिस एक्सिस से ये जुड़े हैं, ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक, या इसी के बीच के डिस्टेंस को हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं, तो क्या होगा, ऐसे उसके अबाउट इनका वाइब्रेशन हो सकता है, तो वाइब्रेशन एनर्जी भी ये रख सकते हैं। ओके, तो अब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का डेफिनेशन लिखवा देता हूँ और आगे इन सब चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, एक आसान सा और छोटा सा डेफिनेशन लिखवाया हूँ, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसको बता सकें, या मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके एग्जामिनर ही आपसे पूछते हैं तो आप उसको बता सकें, इस वजह से नोट कर लीजिएगा। बाकी ये कहीं रिटन एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर, और ब्रैकेट में देखिए क्या लिखे हैं कि व्हेन मैटर इज इन मॉलिक्यूलर स्टेट दैट इज containing 2 or more atom ब्रैकेट 1 is called मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, तो क्या समझ में आया आपको कि ईएम वेव का किसी मैटर के साथ क्या हो, इंटरेक्शन हो, और वो मैटर क्या रहा है, अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में रहे, मतलब 2 या 2 से अधिक एटम को कंटेन करे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक, और अगर कोई एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर व्हेन मैटर इज इन एटॉमिक स्टेट, इसके जगह एटॉमिक स्टेट लिख दीजिएगा, और यहाँ से लेके ये सब पूरा हटा दीजिएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा यहाँ पे ले जाके, और लिख दीजिएगा इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, अगर मैटर एटॉमिक स्टेट में है तो उस पर जब ईएम वेव का रेडिएशन होगा तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगा, और अगर मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो ईएम वेव का उसके साथ जो इंटरेक्शन होगा, उसका जो स्टडी होगा, वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगा। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।